नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के मेगा एग्जिट पोल में 5 राज्यों के चुनाव और आज उनका मेगा एग्जिट पोल और ये खास पेशकश आपके लिए। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मेरे सहयोगी मनोज श्रीवास्तव। मनोज जी, क्या कहते हैं, खेला होबे? देखिए, इस बार तो लग रहा है खेला होबे, क्योंकि दोनों जो स्टेट्स हैं ख़ास जिन पर नज़र है लोगों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, दोनों जगह परिवर्तन की उम्मीद लोग कर रहे हैं और अभी तक तो हवाएं ऐसी लग रही हैं कि शायद परिवर्तन हो सकता है, खेल हो सकता है, खेला होबे हो सकता है। लेकिन देखिए, ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल एक अनुमान ही होता है, वही हम आपको बताएंगे। आगे हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे जो इस एग्जिट पोल में विश्लेषण में हमारी मदद करेंगे, उनसे बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्या ये एग्जिट पोल कह रहा है। तो ये जो 5 राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, पूरे देश की नज़र, पूरी दुनिया की नज़र, इनफैक्ट इस पे शेयर बाज़ार की भी नज़र आज इस पर थी और वहाँ पर थोड़ा बहुत एक छुटपुट सेलिब्रेशन भी नज़र आया, क्योंकि बाज़ार के अपने अनुमान होते हैं। चढ़ता हुआ बाज़ार दिखा, इसके मतलब क्या है वो आगे हम आपको समझाएंगे। उसके अलावा दक्षिण में तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य, वहाँ पर भी सबकी नज़र होनी है और साथ में आसाम और पुडुचेरी। तो ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए जो एग्जिट पोल्स आ गए उस पर नजर डाल लेते हैं थोड़ा। यहां पर पश्चिम बंगाल के फेज 1 की ये 294 टोटल सीटें, फेज 1 में 152 सीटों के लिए जो वोट डाले गए। वोट वाइब्स ये न्यूज 18 का अपना खुद का मेगा एग्जिट पोल है। 51 से 61 सीटें वो दे रहा है टीएमसी को, 88 से 98 सीटें वो दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस के हिस्से में 2 से 4। वोट शेयर पे भी नजर डाल लेते हैं। वोट शेयर यानी बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के खाते में आ रहा है, 43% से ज्यादा का, 43.7%। और टीएमसी का जो वोट शेयर है वो बीजेपी के मुकाबले कम दिख रहा है, 41.9%। टीएमसी के खाते में 51 से 61, बीजेपी। अच्छा, यहां पर आप टोटल पश्चिम बंगाल की 294 से 294 सीटों का चाणक्य ने बता दिया है यह अनुमान। टीएमसी के 130, 140, 150 से 160, बीजेपी देखिए 160 वो नंबर होगा जहां पर अच्छी मेजॉरिटी, क्लीन मेजॉरिटी मिल जाएगी। प्रजा पोल तो कहता है बीजेपी की ही सरकार बनेगी। पूरी सीटों का अनुमान इसने एक साथ दे दिया है, 178 से 208, टीएमसी 85 से 110। अन्य के खाते में कुछ खास नहीं, चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। इसके अलावा पोल डायरी कह रहा है बीजेपी 142 से 171, यहां पर भी फुल मेजॉरिटी। टीएमसी 99 से 127, अन्य का हम बात नहीं करें तो बेहतर। लेकिन यहां कांटे का मुकाबला और उसमें एज लेती हुई बीजेपी, ये तीसरा पोल है जो ये दिखा रहा है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये आपको बता दें, अच्छा, पीपुल्स पल्स कह रही है ये भी सभी सीटों का, यानी कि दोनों जो चरण है चुनाव का उनका इकट्ठा विश्लेषण दे रहा है। यहां पर मामला अलग है, यहां पर ये बीजेपी को 95 में से 110 दे रहा है। कांग्रेस और जो यहाँ पर ममता दीदी की पार्टी और उनके सहयोगियों की बात कर रहा है, 177 से 187 ये दे रहा है। तो ये थोड़ा अलग एक एग्जिट पोल है जो 3 में से 1 अभी गया। अच्छा, तमिलनाडु की तस्वीर भी देख लेते हैं। यहाँ पर तो एक ही फेज का चुनाव हुआ था और यहाँ पर डीएमके को 103 से 113 और एडीएमके को 114 से 124 सीटें। तो यहाँ मुकाबला काफ़ी कांटे का, क्योंकि ये एग्जिट पोल के नंबर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुकाबला कांटे का हो सकता है। वोट शेयर भी देखिए काफ़ी क्लोज है। एक बार फिर से बंगाल के नंबर पे नज़र डालते हैं। पहले हम आपको अपना वोट वाइब वाला नंबर बताते हैं जो न्यूज़ 18 का अपना एग्जिट पोल है। और देखिए, इसमें मैं पहले क्लियर कर दूं, अब आराम आराम से चलेंगे। 294 में से 152 सीटें, यानी कि पहले फेज का ही अभी ये नंबर है। इसको ओवरऑल बस समझिएगा, वो ऊपर टोटल सीट्स को ध्यान से देखिएगा। पहले फेज में बीजेपी के हिस्से में ऑलमोस्ट 100 सीटें दिखाई दे रही है, 88 से 98, और वोट शेयर उनके खाते में बढ़ता हुआ या ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू टीएमसी, 43.7%। टीएमसी यहां पर पिछड़ी है इस पहले चरण में, जिसमें बहुत ही बम्पर वोटिंग हुई। आज भी बम्पर वोटिंग के ही आंकड़े, लेकिन 51 से 61 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जारी। वोट शेयर उनका 42 के आसपास है, कांग्रेस के खाते में 2 से 4। ये तो तस्वीर पहले फेज की, और जो हमारा
वोट वाइफ का सर्वे कहता है उसका है मामला। अभी इसका सेकंड फेज आना बाकी, तब कंबाइन करके आपको दिखाएंगे। लेकिन 3 से 4 अन्य जो इस समय पूरा का पूरा फेज 2 मिला के एक तस्वीर बनाते हुए दिख रहे हैं एग्जिट पोल, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। उसमें मेजॉरिटी में जो 3 एग्जिट पोल अभी तक हमने देखे वो बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो फुल मेजॉरिटी वाली सरकार बना लेगी। 160 के आसपास का वो आंकड़ा होगा जो छूना होगा। तो ये पीपुल्स पल जो कि हमने सबसे आखिरी में आपको दिखाया था, यहां पर ये टीएमसी के पक्ष में दिखाई दे रहा है 177 से 187 सीटें, लेकिन बीजेपी के खाते में दिखाता है 95 से 110, कांग्रेस को करीब 3 और अन्य के खाते में 2, पूरा 294 सीटों का ये दोनों चरणों का एक कंबाइन है पीपुल्स पल्स का। हमने आपको जो 4 सर्वे दिखाए थे उसमें से ये आखिरी था। बाकी के 3 पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जेवीसी भी आ गया। देखिए जेवीसी भी बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है 138 से 159 सीटें, हालांकि गैप बड़ा रख रहे हैं 140-20 सीटों के अंतर पे ये है, लेकिन सर्वे में इसी तरह की तस्वीर दिखती है। टीएमसी के खाते में 131 से 152, कांग्रेस 2, अन्य 2। ठीक है, तो जेवीसी भी अब जो दिखा रहा है वो बीजेपी को एज दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी के 3 थे जो कि बढ़त दिखा रहे थे बीजेपी के लिए, ये सरकार बनती दिखा रहे थे। चाणक्य स्ट्रैटेजीज ये 150 से 160 दे रहा है, टीएमसी को 130 से 140, बीजेपी को 150 से 160, अन्य के खाते में 6 से 10। और कुछ बाकी है वो भी ले आते हैं। प्रजा पोल ये बीजेपी को थोड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है 178 से 208, टीएमसी 85 से 110, अन्य के खाते में 5, और ये भी दोनों फेस का कंबाइंड है। पोल डायरी यहाँ हम आपको दिखा चुके हैं एक बार पहले भी, ये बीजेपी को 142 से 171 दे रहा है, यानी यहाँ भी बीजेपी की सरकार को बनाता हुआ दिखा रहा है। टीएमसी के खाते में 99 से 127, अन्य के खाते में 5 से 9, और ये भी दोनों चरणों की कहानी आपको एक साथ बता रहा है। तो ये मनोज जी काफ़ी मिले जुले हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पोल्स जो हैं वो दिखा तो ये रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। हालांकि जो नंबर यहाँ टीएमसी को भी मिल रहा है वो काफ़ी क्लोज है, और ये एग्जिट पोल है। जी हाँ, ये एग्जिट पोल है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में साफ तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं अभी तक के जो एग्जिट पोल हैं उससे, कि वहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जो एग्जिट पोल में नतीजे आ रहे हैं क्या वही वहाँ पे रिप्लिकेट होंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। पिछले बार 215 सीटें मिली थी तृणमूल कांग्रेस को और 77 सीटें मिली थी बीजेपी को, और इन दोनों ने मिलाकर 294 में से 292 सीटें अपने कॉर्नर कर ली थी। एक एक सीट और छोटी छोटी पार्टियों को गई थी। तो बाइपोलर तो हो गया था चुनाव पिछले बार ही, राइट। तो अगर पलटेगा तो इस तरीके से पलट सकता है, इससे भी जोरदार तरीके से पलट सकता है, क्योंकि 200 से ज्यादा सीटें भी कुछ लोग दिखा रहे हैं इस पोल में। तो क्या होगा पश्चिम बंगाल में इस बार, ये सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल है। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें विपिन जी, तो आई थिंक 160 सीट वो नंबर है जहां जिसने अगर 160 सीटें निकाल ली तो उसको तो स्पष्ट बहुमत है, और उसके नीचे कुछ भी है तो फिर वो कांटे की 148 में आप सरकार बना लेंगे। राइट। तो यहां पर हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नेटवर्क 18 के इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रजेश जी आपसे शुरू करूं, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? अब तक जो नंबर्स हैं, हमारा अपना नेटवर्क 18 का जो फेज 1 का जो डेटा है वो, प्लस जो अन्य पोल, दोनों फेज को मिला के नंबर दे चुके हैं अब तक जो आपने देखे, वो क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन होने जा रहा है बंगाल में? देखिए, जो एग्जिट पोल से जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं वो तो बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं कि परिवर्तन पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। बीजेपी जब बहुत जोर शोर से बात कह रही थी तब भी लोग थोड़े टेंटेटिव थे कि क्या वाकई ऐसा होगा क्या, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक दोनों फेज में ये मैसिव टर्नआउट देखने को मिला। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी बीजेपी के फेवर में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कि काफी वोकल होकर सामने आया। तो इससे अंदाजा लग रहा था कि कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन क्या ये वाकई जो कंसोलिडेशन है
क्या यह बीजेपी की क्लियर कट विक्ट्री में कन्वर्ट होगा, इसको लेकर जो है सो संशय लगातार बना हुआ था। हालांकि बीजेपी बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब एग्जिट पोल जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम एग्जिट पोल, और जहां तक नेटवर्क 18 का सवाल है उसके एग्जिट पोल का फर्स्ट फेज, अगर इसको जो है अगर ये एग्जिट पोल वाकई नतीजों में कन्वर्ट हो जाता है तो मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के हिसाब से ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव और एक मील का पत्थर साबित होगा वेस्ट बंगाल के राजनीतिक इतिहास में। संजय जी, अभी तक जिस तरीके से बंगाल का अभियान चल रहा था उससे भी एक सेंस बना होगा आपका पहले से, और अब जब आप एग्जिट पोल के नंबर्स देख रहे हैं तो दोनों को मिलाकर आपका सेंस क्या कहता है, क्या होने वाला है बंगाल में? देखिए एक इंटरेस्टिंग पहलू इसका रनअप में थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। अगर देखिएगा तो 10 साल पहले या 5 साल पहले जो चुनाव हो रहे थे उस समय भारतीय बीजेपी की तरफ से कहा जाता था, समर्थकों की तरफ से, फूल छाप चुपचाप। और इस बार हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि मोबिलाइजेशन का स्तर ये है, या लोगों के अंदर जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का या बीजेपी का कैंपेन जिस तरह का चला, या इलेक्शन कमीशन की जिस तरह की सक्रियता हुई है, कि उसके कारण बहुत सारे लोग मुखर होकर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी बोल रहे हैं, लेकिन जितना प्रखर और मुखर स्वरूप हमने इस चुनाव में बंगाल में देखा है उतना आज तक कभी देखने को नहीं मिला। तो इसलिए वो एक पॉपुलर मूड को जरूर दर्शाता है। एक एप्रीहेंशन की स्थिति कहां आकर के पैदा होती है कि जिस तरह का तृणमूल कांग्रेस का इतिहास है, कि जिस तरह वो करते हैं, या जैसे आज भी कई जगह बूथ पे वो टेप, मतलब पोलिंग ईवीएम पे टेप लगा दिया था वहां, खैर वो चीजें लोगों को पता चल गई और इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन ले रहा है। अगर उसको लेकर के देखेंगे तो उसके हिसाब से जिस तरह का कैंपेन था, लोगों का जिस तरह का मत था, या मतदान प्रतिशत में जो इजाफा हुआ वो एसआईआर से सिर्फ नहीं था, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स में काफी इजाफा है 21 और 26 में। तो उसको देख करके एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, अभी एग्जिट पोल के जो प्रेडिक्शंस है, नतीजे नहीं कहेंगे, प्रेडिक्शंस जो हैं वो एक दिशा इंगित कर रही है जो रनअप के हिसाब से चल रही है। जैसे अभी का सेकंड फेज वाले में कुछ लोग ये संशय कर सकते हैं कि इतनी जल्दी सेकंड फेज खत्म हुआ और तुरंत ही आ गया, तो मेरे ख्याल में वो लोग भी रिवाइज करेंगे। और जैसे आपका जो पोलस्टर है उन्होंने अभी सेकंड फेज का नहीं दिया है, तो मुझे लगता है शाम तक ये फिगर लेट इवनिंग एक बार फिर से रिवाइज होगी। इस समय में जो परिस्थिति है वो रनअप के टू पोल्स जो कैंपेनिंग था उसके हिसाब से ही परिलक्षित हो रही है। राइट ब्रिजेश जी, दो चीजें, एक तो ये कि बहुत ज्यादा वोटिंग, हैवी वोटिंग, रिकॉर्ड वोटिंग, लेकिन पश्चिम बंगाल जाना भी जाता है, वहां वोटर टर्नआउट अच्छा रहता है, लेकिन इस बार उसने पिछले रिकॉर्ड्स भी तोड़े। एक, इसका क्या मतलब? दूसरा कि क्या पश्चिम बंगाल में, मतलब जिस तरीके से वोटर टर्नआउट हुआ या जो नंबर्स अभी हमें दिखाई दे रहे हैं या जो स्थिति दोनों पार्टियों की है, उसमें क्या ये जो नंबर्स हैं इनको हम मान सकते हैं कि यही नंबर्स फाइनल भी हमें दिखाई देंगे जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा 4 तारीख को? देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो जो ये हायर वोटर टर्नआउट है, एक ट्रेंड के तौर पर देखें जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन लगातार मेहनत कर रहा है, एक के बाद एक हर साल जो है सो ये टर्नआउट हाई होता है, लेकिन इस बार जो इतना ऊपर 90+ आप जो देख रहे हैं, इसका कारण ये है कि वोटर्स के मन में बहुत ही सुरक्षा का भाव है। पहले जो खासतौर पे जो नॉन टीएमसी वोटर था वह वोट डालने के लिए बड़े पैमाने पर निकलता नहीं था, क्योंकि आपको वेस्ट बंगाल की जो ब्लडी हिस्ट्री रही है उसमें चाहे लेफ्ट जब बहुत मजबूती के दौर में था या उसके बाद से जब टीएमसी आई, तो चुनाव के पहले कैंपेन के दौरान ही एक तरह से जो है जो सामने जो वोटर होता था उसको कह दिया जाता था कि तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम जो है सो वोट डालने के लिए नहीं जाओ। अगर तुम वोट डालने के लिए नहीं जाओगे तो हम मान लेंगे कि तुम हमारे साथ हो, अगर तुम वोट डालने के लिए जा रहे हो तो फिर जो है सो तुम पर शक होगा। इसकी वजह से एक बड़ा वर्ग था जो कि जानबूझकर वोट डालने जाता ही नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर जो है नेतृत्व यहां नहीं बदला तो फिर उसकी खैर नहीं। और जो कि देखा भी गया, पिछला चुनाव आप याद करिए 2021 का चुनाव, किस तरीके से बड़े पैमाने पर वहां से माइग्रेशन भी हुआ, लोगों को भागना पड़ा, इतने बड़े तादाद में वायलेंस हुई। लेकिन इस बार रिकॉर्ड नंबर में जो डिप्लॉयमेंट की गई, आप देखिए इतने बड़े पैमाने पर सीपीएमएफ हर गली चौक चौराहे, और एक तरह से कड़ा सिग्नल दिया गया कि सिर्फ वोटिंग तक ही नहीं, वोटिंग के बाद भी ये रहेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे। और एक ये भी एक एंटी इनकम्बेंसी, एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कि कल तक जो कि बंगाल अस्मिता की बात करता था, वो इस बार बहुत खुल के ये बोल रहा था कि नहीं जी, ममता बनर्जी के शासन से
हम जो है अब खुश नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी भी एक मेजर फैक्टर था जो कि इस बार दिखा। इसके अलावा एसआईआर का जो हम इम्पैक्ट जिसकी बात कर रहे हैं उसकी वजह से भी जो है एक वहां पर चीजें जो है दुरुस्त हुई, मैसिव सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हुई, एंटी इनकम्बेंसी रही और जो वोटर्स जो है सो बिल्कुल फ्री माइंड के साथ एक तरह से कह सकते हैं वोट डालने गया, उसका ये आपको इस तरह के फिगर्स दिखाई दिए। और वही जो है आपको एग्जिट पोल में अगर एंटी इनकम्बेंसी है और एंटी इनकम्बेंसी अगर वोट में रिफ्लेक्ट हो गई तो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम जो है वो आ सकते हैं जो कि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं साफ तौर पर। ठीक है, इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अब दो और राज्यों की तस्वीर हमें मिल रही है। पहले तमिलनाडु का, दक्षिण का देख लेते हैं। तो डीएमके प्लस सत्तारूढ़ इस समय 103 से 113 और एडीएमके प्लस यहां 114 से 124। तो क्या वहां पर भी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? वैसे तो तमिलनाडु में भी ये प्रथा रही है कि अल्टरनेट सरकारें बनती है, लेकिन इस बार ये प्रथा टूटी थी। लेकिन क्या वापस से अपने उस इतिहास या अपने उस ऐतिहासिक पक्ष को पकड़ने के लिए राज्य आगे जा रहा है जहां पर अल्टरनेट सत्ता जाती रहती है, एडीएमके प्लस, डीएमके प्लस? तो क्या स्टालिन साहब अपना किला नहीं बचा पाएंगे? और अच्छा, एआईएडीएमके के सहयोगी बीजेपी वहां पर हैं और ये मार्टरीज का भी जो नंबर है वो बता रहा है, ये उल्टा है, 122 से 125 डीएमके प्लस के पक्ष में है और एडीएमके को 87 से 100 दे रहा है। तो यहां पर भी मुकाबला तो कांटे का लग रहा है। 234 में से जो तो 34 सीटों का ये आकलन है। क्या तमिलनाडु के लिए और भी सर्वेज हमारे पास हैं? नहीं तो हम चाणक्य का, अच्छा ये चाणक्य स्ट्रैटेजीज जो काफी सटीक अब तक काम करते रहे हैं, तो ये तो भाई डीएमके की सरकार बड़े मार्जिन से बनवा रहे हैं। 145 सीटें से लेकर 160 सीटें डीएमके को मिलती हुई दिख रही हैं, वो और उनके सहयोगी। लेकिन एडीएमके को सिर्फ 50 और 65 तक ये समेट रहे हैं, अन्य 18 से 26। तो थोड़ा मिला जुला सा मामला लग रहा है तमिलनाडु का। यहाँ पर दो सर्वे तो डीएमके के पक्ष में है, लेकिन एक एडीएमके के पक्ष में भी है। आसाम पे भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्या बीजेपी अपना किला बचा पाएगी? वोट वाइब जो कि हमारा सर्वे है वो तो कहता है कि 90 से 100 सीटें बीजेपी ने प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई 126 में से, और कांग्रेस के खाते में 23 से 33, एयूडीएफ को 6 सीटें यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हिमंत बिस्वा शर्मा साहब अपनी जो है सरकार बचा ले जाने की इस स्थिति में तो दिखाई दे रहे हैं। और कोई सर्वे आसाम का तो एक्सिस माई इंडिया ये भी 88 से 100 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 24 से 36 सीटें और अन्य को 3। तो ये असम की तस्वीर है। चाणक्य क्या कह रहा है? चाणक्य स्ट्रेटजीज भी ऑलमोस्ट वही फिगर है, मतलब यहाँ काफ़ी क्लैरिटी है आसाम के अंदर। हालांकि कम 126 सीटों, छोटा राज्य है और एक चरण का चुनाव यहाँ पर, लेकिन काफ़ी क्लियर है तस्वीर एग्जिट पोल की। 88 से 98 और कांग्रेस को 22 से 32 और 3 से 5 अन्य को। तो तमिलनाडु की बात भी करते हैं, लेकिन उससे अच्छा मार्टरीज का भी देख लें, लगभग वही। तो यहाँ जितने भी एग्जिट पोल हैं वो सब बीजेपी को एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। मनोज जी, पिछली बार क्या मार्जिन था जीत का? कोई नंबर्स हैं क्या? कहाँ पे? असम में। असम में पिछली बार एनडीए की जो सरकार थी उनको 44% वोट मिले थे और उनकी जो सीटें हैं एनडीए की 75 मिली थी और जो महाजोत था कांग्रेस के नेतृत्व में उसको 50 सीटें मिली थी। राइट। तो इस बार और बेहतर, अगर ये एग्जिट पोल अगर हम सही माने जी, इस बार के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है, या फिर जो महाजोत था पिछली बार उसमें बिखराव हुआ है, उसकी वोटों में बिखराव हुआ है, जिसका असर आपको एग्जिट पोल में फिलहाल तो दिख रहा है। लेकिन एग्जिट पोल ये इशारा तो जरूर कर रहे हैं कि वो रिटेन कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ। राइट। तो संजय जी, क्या मान लिया जाए कि जिस तरह से एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं आसाम के लिए खास तौर पर, न केवल बीजेपी, न केवल हिमंता बिस्वा शर्मा वापस आ रहे हैं, बल्कि पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत और प्रचंड तरीके से वापस आ रहे हैं? देखिए, असम को लेकर के कोई कंफ्यूजन कहीं था ही नहीं। इशू केवल एकेडमिक था कि वो बीजेपी कितने नंबर से जीतती है और कांग्रेस की क्या एक्चुअल नंबर्स होते हैं।
हेमंता बिस्वा शर्मा रॉकस्टार चीफ मिनिस्टर की तरफ हैं। वो उनका पॉपुलैरिटी देखिएगा या उनकी बाकी क्लैरिटी देखिएगा, कुछ लोगों को शायद वो ज़्यादा हार्श लग सकते हैं, लेकिन वो एक बॉर्डर स्टेट है और वहाँ की सिचुएशन काफ़ी अलग है देश भर के बाकी हिस्सों से, और वहाँ के टर्म्स भी अलग हैं, जिसके कारण कई चीज़ों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई वहाँ कुछ असम के अंदर समझा जाता है अलग और देश भर में समझा जाता है अलग। लेकिन उस प्रदेश का जो मुखिया है वो तो वहीं की बात करेगा। मतलब आलम ये था कि इसलिए पवन खेरा का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लास्ट में कोई एक तरह की भ्रामक सी चीज लेकर के आ रहे हैं या कोई नकली सा चीज लेकर के आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इससे वोट मोबिलाइज होगा कांग्रेस के पक्ष में, जो काफी उल्टा दांव पर है। बहरहाल वो एक अलग चर्चा का कभी विषय होगा या उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। असम में कोई कंफ्यूजन नहीं। असम में दूसरी चीज ये बताता है कि ये 2/3 से 3/4 की मेजॉरिटी जो एग्जिट पोल है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं और पिछले बार की संख्या से मतलब संख्या इस बार ज्यादा होगी। ये एक चीज और बता रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के शासनकाल में जो वोट परसेंटेज था या सपोर्ट बेस जो था वो कंसोलिडेट ही नहीं हुआ है बल्कि एक्सपैंड किया है। तो ये मेरे ख्याल में बीजेपी के लिए काफी खुशी की बात होगी कि एक प्रदेश ऐसा है जो बॉर्डर स्टेट है, सुरक्षा के पहलू से और बाकी सामाजिक पहलू से भी काफी क्रिटिकल है देश के लिए भी और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी। अगर वहां इस तरह की स्टेबिलिटी होती है तो ये एक सुखद समाचार मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति से होगी। बीजेपी का जो एक्सपेंशन का है उनके लिए तो काफी मतलब बिल्कुल खुशी मनाने की चीज काफी ज्यादा होगी, क्योंकि आप देखिए उसके पहले कांग्रेस का 3 बार का वहां शासनकाल लगातार रहा था, उसके बाद भाजपा आई है। वहां की डेमोग्राफी इस तरह की थी जिसमें भाजपा को शासन में आना बहुत मुश्किल था। तो हिंदू वोट का कंसोलिडेशन जो असम में हुआ है और जिस तरह का प्रचार किया गया और जितना अग्रेसिवनेस दिखाया गया वो काफी उसमें परिलक्षित हो रहा है। तो अगर वहां से देखेंगे ये मोमेंटम जो चलता है, अगर ये वेस्ट बंगाल के जो प्रेडिक्शंस है वो सही निकलते हैं और तो लगेगा कि वो पूर्व से जो बयार बही असम से वो आकर के बंगाल में भी तो नहीं प्रवेश कर गई है। जी, और हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिकेय, अभी तक जो एग्जिट पोल्स आए हैं और उसमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बंगाल में बीजेपी को अच्छी बढ़त मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि स्पष्ट बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनेगी। हालांकि एक आध पोल्स इससे डिफर जरूर कर रहे हैं। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा और ज़्यादा कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में कहीं कहीं ऐसा लगता है किसी किसी पोल में कि इधर जाएगा मामला या उधर जाएगा पता नहीं है। हंग असेंबली की सूरत वहाँ बन सकती है क्योंकि एक तीसरा प्लेयर भी वहाँ पर आ गया है। तो ये एग्जिट पोल के जो ट्रेंड्स है अभी तक वो क्या बता रहे हैं और क्या इसी तरह के संकेत पहले से भी मिल रहे थे? देखिए, नमस्कार आप सबको। मैं पहले उन राज्यों की बात कर लेते हैं जहां चुनाव कुछ दिन पहले हो चुके हैं। तो आपने असम की बात की। मुझे लगता है असम में कांग्रेस के लिए बहुत एक कठिन लड़ाई थी विपक्ष के लिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो अभी मुझे लगता है कि सर ने भी गिनवाए कि बीजेपी के पास वहां पे, संजय जी ने बताया जो अभी, कि बीजेपी के पास वहां पर एक पॉपुलर मुख्यमंत्री है, संगठन स्ट्रांग है। कांग्रेस का वहां पे संगठन शायद अब उतना मजबूत नहीं रहा, गौरव गोगोई को बहुत देरी से भेजा गया और एंटी इनकम्बेंसी को शायद भुना नहीं पाई। एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी नहीं, बट जो भी है वो नैरेटिव बना नहीं कभी कांग्रेस के फेवर में। तो मुझे अच्छा, प्लस अलायंस पार्टनर्स भी ज्यादा जुटा नहीं पाए। बोडोलैंड और ट्राइबल एरियाज में कांग्रेस तकरीबन अकेली थी। एक ट्राइबल एरिया में बस एक इनके पास अलायंस पार्टनर था। तो वो 2 काफी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे अलायंसेस होते या कांग्रेस और थोड़ा अच्छे से लड़ती तो बात बन सकती थी। बट सारा खेल था अपर असम का कि कांग्रेस के अपर असम में अच्छा कर पाएगी। और अभी भी जब तक रिजल्ट नहीं आता हम श्योर नहीं कह सकते, बट अगर ये ट्रेंड होल्ड करता है इसका मतलब कांग्रेस वही अपने जो पिछली बार के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, लोअर असम और कुछ बराक वैली और कुछ शायद जोरहाट की जो सीटें होंगी वहीं तक सीमित रह गई है। तो इसमें मुझे कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं दिख रहा। अगर रिजल्ट के दिन कांग्रेस थोड़ा बेहतर करती है इसका मतलब कांग्रेस ने अपर असम में कुछ क्रैक किया होगा। लेकिन क्या कांग्रेस और अलायंस पार्टनर सरकार बना पाएंगे, ये मुझे थोड़ा टफ लग रहा है। अब हम आते हैं तमिलनाडु पे। जैसा कि आपने जिक्र किया, तमिलनाडु में चुनाव इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इसलिए बना इस बार क्योंकि एक तीसरा प्लेयर था, वरना वहां पर एआईएडीएमके और डीएमके जो हैं वो सरकार बदलते थे। लेकिन 16 में एआईएडीएमके ने दूसरी बार अपनी टर्न ली
इस बार लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एआईएडीएमके में सक्सेशन प्लानिंग उतनी स्मूथ नहीं रही जितनी डीएमके में रही। जयललिता जी के बाद अगर आप देखें, एडापडी पलनीसामी तो दिख रहे हैं स्क्रीन पे हमको, लेकिन इनके अलावा एआईएडीएमके में जो नेता बड़े हो सकते थे, ओ पनीरसेल्वम, शशिकला, दिनाकरन, ये लोग सब जो है ये अलग अलग दिशाओं में निकल गए। और आज की तारीख में तमिलनाडु अगर आप जाएं, आप पाएंगे एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट है, एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट की। यही दो फॉर्मेशंस हैं, खासकर युवाओं में और खासकर जो शहरी मतदाता है उनमें। जो गांव के वोट हैं वो तकरीबन मोटा मोटी वही है जहां वो थे। ये मैं अपने असेसमेंट के हिसाब से बता रहा हूं कि मैं तमिलनाडु होकर आया था। बट उसमें भी जो स्विंग वोटर, जो जैसे महिलाएं हैं जो डीएमके से एआईएडीएमके जा सकती थी, वो नहीं जा रही इस बार, क्योंकि एआईएडीएमके अम्मा नहीं है इस बार। तो वो वोट या टीवीके को जाएगा, या वो डीएमके को वापस जाएगा, या वो नोटा हो जाएगा। तो इन सभी कारणों की वजह से एज हमें वहां डीएमके अलायंस को लग रहा था। हालांकि एआईएडीएमके का कोर वोट हमें लगा कि अभी वही है, लेकिन पिछली बार 6 परसेंटेज पॉइंट का गैप था सर। तो वो 6 परसेंटेज पॉइंट के गैप को ओवरटर्न करने के लिए या तो एआईएडीएमके बहुत मेहनत करती, या टीवीके को डिस्प्रपोर्शनेटली डीएमके का वोट लेना पड़ता। तो अगर डीएमके जीतती है, और जैसा कि ये रुझान बता रहे हैं लगभग सारे, तो ये वोट वाइप का हालांकि कुछ उल्टा बता रहा है। अगर ऐसा होता है, अगर डीएमके जीतती है, इसका मतलब टीवीके ने ज्यादा नुकसान एआईएडीएमके का किया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन। बंगाल के, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया, तो बंगाल के बारे में मैं अभी अपनी जजमेंट रिजर्व करूंगा, क्योंकि देखिए वोट वाइब ने भी सिर्फ फेज 1 का डेटा अभी दिया है, और ये बहुत ही प्रूडेंट चीज है मुझे लगता है, क्योंकि फेज 1 का डेटा अच्छे से खंगाला भी जा चुका होगा। और फेज 1 में उम्मीद यही थी कि बीजेपी के जो गढ़ थे, जंगल महल, नॉर्थ बंगाल, ये वोट में गए थे। जंगल महल हालांकि थोड़ा सा वो कमजोर भी हो गया था पिछली बार। अगर बीजेपी ने इसमें अच्छा किया है तो बीजेपी गेम में है। सेकेंड फेज ममता बनर्जी का गढ़ है, जहां पिछली बार 142 सीटों में, और पिछली बार नहीं 3 बार से 142 सीटों में तृणमूल प्लस तकरीबन 85 से 90% का स्ट्राइक रेट बनाए हुए हैं। तो जो फेज 2 का डाटा आएगा, क्या वो ये तस्वीर बदल सकता है, ये बड़ा सवाल है। और आखिरी आपने केरलम का जिक्र किया। देखिए केरलम में एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड था, शायद 4-5 राज्यों में सबसे ज्यादा प्रखर एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड केरलम में ही था। वहां मैं इंटरेस्टेड इसमें होऊंगा देखने में कि एनडीए कितना राइज किया है पिछली बार के कंपैरिजन में। बट अभी लगता है कि यूडीएफ वहां कंफर्टेबली आगे जा रहा है। हालांकि वोट वाइप तो उसमें भी फंसा हुआ बता रहा है, बट काफी एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि यूडीएफ कंफर्टेबली आगे है। बट मोटा मोटी यहाँ पे एम्बिग्विटी थोड़ी कम। वेल आई थिंक मनोज जी ने केरलम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन केरलम के डेटा हमारे पास आ गए और कार्तिकेय ने उसको भी बता दिया। संजीव जी भी जुड़े हमारे साथ में। संजीव जी, एक प्रश्न जो कि अभी जिक्र कर रहे थे कार्तिकेय भी, वो था विमेन फैक्टर। मैं बंगाल के संदर्भ में ये बात पूछना चाहूँगा। देखिए ममता बनर्जी जो खुद एक महिला है और उनको महिलाओं का अच्छा खासा वोट मिलता रहा है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं उनको भी मतलब ये तो नेशनल लेवल की मैं बात करूं कि महिलाओं का बहुत वोट मिलता है, और दोनों ही नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल की महिलाओं का वोट उन्हें मिला है। तो बंगाल में ये महिला फैक्टर कितना बड़ा है, क्या डिसाइसिव फैक्टर है, और किसके पक्ष में वो वोट गिरने के चांसेस ज्यादा हैं? वाजपेयी जी, आप शुरुआत वहीं से करते हैं कि सच बात यह है कि बिहार से आप उठा के डेटा निकाल के देखना शुरू कीजिए। ठीक इलेक्शन से पहले जिस तरह से महिलाओं के खाते में 10,000 डाले गए, निश्चित तौर पे भारी मात्रा में महिलाएं घर से निकली और सारी महिलाओं ने वोट किया, और जिसके घर में 10,000 गए, इस उम्मीद में बाकी लोगों को भी उन्होंने कहा कि जाइए वोट दीजिए, अभी 1,90,000 बाकी है। अभी हम असम की बात कर ले, असम में भी लगभग 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,000 रुपए डाले गए। बहुत बड़ा रकम है ये भी मायने रखता है, और उसके आधार पर वहां भी महिलाएं वहां की सरकार के साथ है। तो हम क्यों ना माने कि बंगाल में जिस तरह से ममता दीदी लगातार 1,500 रुपए हर महिला के खाते में डाल रहे हैं, कमजोर वर्ग की महिलाओं के खाते में 1,700 रुपए डाल रही हैं, विद्यार्थियों के लिए या महिलाओं लड़कियों के शादी के समय 25,000 रुपया देने की बात कर रही हैं। वो तमाम योजनाएं, एक नहीं कई योजनाएं, लगातार 5-7 योजना तो देखेंगे तो खुलेआम आपको दिखाई देगा। साथ साथ पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण की बात आप देख लें, महिलाओं को खुद देने की बात कर रहे हैं। चुनाव इस चुनाव की बात यदि हम कर ले तो पहले की अपेक्षा 4 ज्यादा महिलाओं को उन्होंने खड़ा किया है 52 सीटों पर। पहले 48 था तो 52 पे पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 5 सीटें कम कर दी है उन्होंने। पहले 38 महिलाएं थी तो आज के वक्त 33 महिलाएं हैं। हम ये क्यों न माने
कि जो फॉर्मूला बिहार में काम किया, जो फॉर्मूला असम में काम किया, जो अन्य स्टेट में अलग अलग जगहों पे पैसे देने वाली बात काम किया, फिर यहां कैसे काम नहीं करेगा। निश्चित तौर पे जो बाहरी है, हालांकि ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है कि आप ऐन मौके पर इस तरह की बात करें और इसके वजह से महिलाएं आपकी तरफ झुकाव रखें या वोट दे, लेकिन सच तो यही है कि जो पार्टी बाहर है, सत्ता के बाहर है, वो तो वादे ही करेंगे केवल। चाहे बिहार में विपक्षी पार्टियां वादा करे, चाहे असम में विपक्षी पार्टियां वादा करे, या फिर बंगाल में विपक्षी पार्टी वादा करे बाहर से कि हम आएंगे तो हम करेंगे, और जो पार्टी पहले से है वो दमखम के साथ उस महिला के साथ खड़ी है और महिलाओं के साथ खुद को। अब एकाध घटनाएं, निश्चित तौर पे हर स्टेट की बात होती है, हर स्टेट में महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घट जाती है, लेकिन एकाध दो घटनाओं की वजह से पूरे स्टेट को आप यदि अपराधियों का अड्डा बताने लगे, यदि निरंकुश शासन बताने लगे, तो निश्चित तौर पर बंगाल की अस्मिता को लेकर के यदि ममता बनर्जी मुखर है तो वो भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी तो लगातार अपने उन तमाम मतदाताओं को ये बताने में कामयाब हो गई है कि ये बाहरी बनाम, मतलब बंगाली अस्मिता बनाम दिल्ली से बैठे हुए लोग रिमोट से चलाने की कोशिश करेंगे, और वो दमखम के साथ इस बात का लोगों के बीच में ले गई, इस बात को लेके गई, और उसका प्रभाव भी दिखता है। तो मेरा मानना ये, हालांकि ये हम आकलन ही कर रहे हैं, 4 तारीख को नतीजे जब आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पे, और आधी आबादी लगभग बंगाल में ये भी है कि जितनी महिलाएं मतदाता है वो पुरुषों के बराबर है। पिछली बार में प्रथम चरण में 2% के आसपास ज्यादा उन्होंने बढ़ चढ़ के घर से बाहर निकल के उन्होंने हिस्सा लिया या भाग लिया। हाँ, एक बात जरूर है कि वोटर साइलेंट है। बंगाल के वोटर के मूड को समझने के लिए बड़े बड़े दिग्गज इस बार पता नहीं लगा पा रहे हैं कि स्थिति क्या है, लेकिन हम तो आकलन कर सकते हैं कि लाभ किसको किसका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो हम देख सकते हैं ना। कोई जीत के आए, सत्ता में आए, उसके बाद में देने की बात करे, जो सत्ता में है वो पहले दे रहा है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये महिला फैक्टर, और ये सवाल लेकर आए कि क्या आपने बताया भी कि बरोबर वहां पर है, और पिछली बार तो ज्यादा निकल आई थी महिलाएं, तो क्या ये फैक्टर इस बार कितना इंपॉर्टेंट होगा और किसके पक्ष में काम करेगा। बहरहाल पोल्स ऑफ पोल भी तैयार है दर्शकों के लिए, एक बार जरा इस पर नजर मार लेते हैं कि ये क्या कहता है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में पोल्स ऑफ पोल में हमारे पास है 5 अलग अलग एजेंसीज के। प्रजा पोल है, चाणक्य है, पोल डायरी है, पीपुल्स पल्स है और जेवीसी। एक एक करके देख लेते हैं। प्रजा पोल जो कह रही है वो 178 से 208 सीटें बीजेपी को पक्ष में दिखा रही है, 85 से 110 टीएमसी। इस हिसाब से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी सरकार बना सकती है। चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य भी बीजेपी को 150 से 160 सीटें दे रहा है। 148 का आंकड़ा मनोज जी ने बताया अभी सरकार बनाने के लिए चाहिए। कंफर्टेबल जो है 160 में, तो 160 सीटें यहां पर आ रही हैं। बहुत दूर नहीं है यहां पर टीएमसी, लेकिन 130 से 140 पर सिमट रही है। अन्य के खाते में 6 से 10 है, लेकिन नंबर 2 पर चाणक्य भी बोल रहा है मोटा मोटा कि ये जो है वो बंगाल के ही खाते में, बंगाल जो है बीजेपी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा जो है वो पोल्स डायरी है, वो बीजेपी के खाते में 142 से 171 सीटें। अभी थोड़ा मार्जिन लंबा लेके चल रहे हैं, लेकिन इसके हिसाब से भी बीजेपी का पलड़ा इधर भारी है। तो प्रथम 3 में तो आप देख रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर ग्राफिक है जो आपको कि येलो कलर दिखाई दे रहा है बार बार, वो बता रहा है कि फर्स्ट 3 जो पोल्स हैं वो बीजेपी की पक्ष में जाते हैं और वो कंफर्टेबली सरकार वहां बना सकती है, ऐसा दिखा रहे हैं। नंबर 4 पर है पीपुल्स पल्स, जो टीएमसी को ना सिर्फ बहुमत दे रहा है बल्कि बड़े मार्जिन से 177 से 187 सीटें वो टीएमसी और सहयोगियों के पक्ष में दिखा रहा है, जबकि बीजेपी और सहयोगियों के पक्ष में 95 से 100 सीटें ही आ रही हैं। जेवीसी जो है इसका कोई कलर कोड नहीं दिख रहा, लेकिन अगर नंबर्स देखें तो ये भी 138 से 159 सीटें, यानी मेजॉरिटी में बीजेपी की तरफ झुकता हुआ, लेकिन बहुत क्लोज टक्कर है, शायद इसीलिए वो कलर डिटेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर 131 से 152 सीटें ये टीएमसी को भी दे रहा है। तो इस पोल ऑफ पोल्स को अगर पकड़े तो इस वक्त बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है, इस एग्जिट पोल के मुताबिक ऐसा लगता है। चलिए इसी के साथ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और नंबर हमारे पास होंगे, कुछ और एग्जिट पोल्स के नंबर हो सकते हैं हमारे पास, बेहतर ज़्यादा बड़ी तस्वीर हमें नज़र आ सकती है और उसका विश्लेषण अपने पत्रकार बंधुओं के साथ हम जारी रखें।